12 दिसंबर 1996 सुबह 5:28 भारतीय मॉनिटरिंग स्टेशन में अचानक एक एन्क्रिप्टेड कॉल आती है। दूसरी तरफ एक थका हुआ हांफता हुआ भारतीय एजेंट। सुनिए, पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है। उत्तर भारत की पहाड़ियों पर वह रात असामान्य रूप से शांत थी। ठंडी हवा में हल्का सा कंपन था, मानो प्रकृति खुद किसी आने वाली घटना के संकेत दे रही हो। भारतीय रक्षा मंत्रालय के साइबर मॉनिटरिंग सेंटर में भी उसी रात असामान्य सन्नाटा था, सिवाय उन दर्जनों स्क्रीन की धीमी गुनगुनाहट के जिन पर निरंतर डेटा की धाराएं बह रही थीं। कर्नल अरविंद चौहान, जो इस सेंटर के प्रमुख विश्लेषक थे, हमेशा की तरह अपनी मेज पर झुके हुए थे। यह उनका रोज का रूटीन था, सैटेलाइट फीड, ड्रोन निगरानी और सीमा के पार से आने वाले हर संकेत को बारीकी से जांचना। लेकिन आज कुछ अलग था। उनके चेहरे पर फैली बेचैनी बताती थी कि उनके भीतर किसी गहरी शंका ने जन्म ले लिया है। शाम को उन्हें एक असामान्य रिपोर्ट मिली थी, एक उच्च रिजोल्यूशन सैटेलाइट चित्र जिसमें पाकिस्तान की एक दूरस्थ पहाड़ी घाटी दिखाई दे रही थी। पहले नजर में यह एक सामान्य सैन्य लॉजिस्टिक्स मूवमेंट जैसा लगता था, लेकिन कर्नल की निगाहें उस छोटे से धातु के ढांचे पर टिक गईं जो आधे अधूरे तिरपाल से ढका हुआ था। एक लांचर जैसा, लेकिन कैसा? उन्हें याद नहीं पड़ रहा था कि उन्होंने पहले कभी ऐसा डिजाइन देखा हो। कर्नल ने तुरंत अपने तकनीकी अधिकारी कैप्टन सविता को बुलाया। इस इमेज को 5 गुना झूम करो, उन्होंने कहा। स्क्रीन पर छवि स्पष्ट होते ही दोनों ने देखा, एक मजबूत चेसिस पर रखा गया लंबा कंटेनर। सामान्य ट्रक या लॉजिस्टिक कंटेनरों से अलग इसका ढांचा बेहद भारी था, जैसा कि मिसाइल सिस्टम के होता है। कैप्टन सविता ने धीरे से कहा, सर, ये लॉन्च ट्यूब जैसा लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा सिस्टम से थोड़ा अलग है। हाँ, कर्नल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। कुछ नया है, कुछ ऐसा जिसे वो छुपाना चाहते हैं। सवाल है क्या? इस प्रश्न के उत्तर की तलाश में कर्नल ने तुरंत पूरे पिछले सप्ताह के सैटेलाइट रिकॉर्ड मंगवाए। एक एक फ्रेम को जोड़ते, घटाते, जांचते हुए 2 घंटे बाद एक पैटर्न उभरने लगा। वह तिरपाल ढका ढांचा पिछले 4 दिनों से अपनी जगह बदल रहा था। पहाड़ी रास्तों से होते हुए सीमावर्ती इलाके की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक मिसाइल सिस्टम की इतनी सावधानी से मूवमेंट, चुपचाप, रात के समय, ढंके हुए वाहनों के काफिले में, ये सब किसी बड़ी तैयारी के संकेत थे। उसी रात भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस यूनिट ने सीमा के पास एक अजीब सा रेडियो सिग्नल पकड़ा। आमतौर पर पाकिस्तानी सैन्य यूनिट्स सुरक्षित चैनलों पर बात करती थीं, लेकिन इस सिग्नल में कूट भाषा नहीं थी, बल्कि एक कोड वर्ड बार बार आ रहा था, शाहबाज 7 तैयार। इस शब्द ने तुरंत सेंटर की अलर्ट सिस्टम में लाल बत्ती जला दी। कर्नल अरविंद ने पूछा, शाहबाज 7 किस ऑपरेशन का कोड है? किसी के पास स्पष्ट उत्तर नहीं था। डाटाबेस में भी ऐसा कोई ऑपरेशन मौजूद नहीं था, यानी कुछ नया चल रहा था, कुछ ऐसा जिसे पाकिस्तान बहुत गुप्त रखना चाहता था। एक अनुभवी तकनीशियन बोला, सर, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वही है जो उनके स्ट्रैटेजिक हथियार यूनिट उपयोग करती है। पूरे कमरे में तनाव फैल गया। इसी बीच दोपहर को सीमा से लगे एक गांव से एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश आया। यह संदेश भेजा था भारतीय खुफिया एजेंसी के एक स्लीपर फील्ड एजेंट ने, जिसका कोड नाम था कबीर। कबीर सालों से पाकिस्तान के दूरस्थ इलाकों में सामान्य नागरिक बनकर रहता था। उसकी पहचान इतनी गहरी थी कि उसे कोई भी पहचान नहीं सकता था। उसके संदेश में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, पहाड़ों में नया सामान आया है, भारी सुरक्षा, बाहरी यूनिट, कुछ बड़ा होने वाला है। इस एक लाइन ने भारत के खुफिया तंत्र में जैसे बिजली दौड़ा दी। कबीर कभी भी अधूरी या गलत जानकारी नहीं देता था। कर्नल अरविंद ने तुरंत मीटिंग बुलाकर कहा, 3 स्रोतों से एक ही दिशा में इशारा मिल रहा है, सैटेलाइट तस्वीरें, रेडियो सिग्नल और मानव रिपोर्ट। इसका मतलब स्पष्ट है, ब्रिगेडियर ने गंभीर स्वर में कहा। सीमा पर कोई नया मिसाइल सिस्टम लगाया जा रहा है और पाकिस्तान इसे छुपा रहा है। सवाल यह नहीं था कि क्या लगाया जा रहा है, सवाल था क्यों और किसके खिलाफ। अगले 12 घंटों में विशेषज्ञों की एक टीम ने उस सैटेलाइट इमेज का विस्तृत विश्लेषण किया। उन्होंने लांचर की ऊंचाई, चौड़ाई, शैडो एंगल, वाहन की बनावट, कंटेनर की मोटाई और पहियों के पैटर्न तक का अध्ययन किया। इस अध्ययन से 3 संभावनाएं सामने आईं: लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल सिस्टम, एंटी एयर डिफेंस मिसाइल प्लेटफॉर्म, प्रोटोटाइप टैक्टिकल मिसाइल। लेकिन इनमें से कौन सा? कैप्टन सविता ने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा, अगर यह क्रूज मिसाइल सिस्टम है तो यह भारत की हवाई सीमाओं के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। अगर टैक्टिकल मिसाइल है तो पाकिस्तान किसी बड़े परीक्षण की तैयारी कर सकता है, और अगर यह एयर डिफेंस सिस्टम है तो वे हमारी निगरानी उड़ानों की जासूसी रोकना चाहेंगे। कर्नल ने धीमे से कहा, तीनों ही स्थिति में हमें यह पता लगाना ही होगा कि यह वास्तव में क्या है, इससे पहले कि देर हो जाए। अगले 2 दिनों में और भी कई सुराग मिलने लगे।
पाकिस्तानी पहाड़ी यूनिट्स ने उस इलाके के आसपास आम नागरिकों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। सेना के कई ट्रक लगातार वहां पहुंच रहे थे। इलाके के ऊपर से उड़ने वाले भारतीय ड्रोन को 2 बार रडार जैमिंग का सामना करना पड़ा। रेडियो सिग्नल अचानक बढ़ गए थे और उन्हें डिक्रिप्ट करना मुश्किल हो रहा था। ये सारी गतिविधियां एक ही बात की ओर इशारा कर रही थीं। वे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण छुपा रहे हैं। कर्नल अरविंद और ब्रिगेडियर ने मिलकर एक प्रारंभिक गुप्त मिशन का आदेश दिया। इस मिशन का नाम रखा गया परछाई ऑपरेशन, शैडो ऑपरेशन। इसका उद्देश्य सिर्फ एक था, उस जगह की वास्तविक जानकारी हासिल करना। इसके तहत सीमा पर मौजूद निगरानी पोस्टों को दोगुना कर दिया गया, उच्च ऊंचाई वाले ड्रोन तैनात किए गए, सैटेलाइट की विजुअल पासिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई और सबसे महत्वपूर्ण, कबीर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। कबीर का उत्तर 48 घंटे बाद आया। उसने बहुत जोखिम उठाकर पास के गांव के एक चरवाहे से जानकारी इकट्ठा की थी। उसने रिपोर्ट किया, इलाके में सिर्फ सेना नहीं, कुछ विदेशी तकनीशियन भी मौजूद हैं। 3 बड़े वाहन लगातार अंदर बाहर जा रहे हैं। रात में पहाड़ से अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और सबसे महत्वपूर्ण, एक ऊंचे टावर पर लगा नया रडार स्टेशन अभी अभी सक्रिय हुआ है। यह जानकारी भारत के लिए बहुत गंभीर थी। कर्नल ने तुरंत दोबारा सैटेलाइट पास करवाया। तस्वीर स्पष्ट होते ही पूरा कमान कक्ष जैसे जम गया। पहाड़ों की छाया में टिके उस ढांचे के पास अब स्पष्ट रूप से कुछ और दिख रहा था। एक नया भारी सुरक्षा वाला बंकर, 3 एंटेनाएं और एक ताज़ा खुदाई किया हुआ क्षेत्र जहां लंबा केबल नेटवर्क जा रहा था। इन सब का मतलब था, यह कोई सामान्य मिसाइल सिस्टम नहीं है, यह एक पूरा मिसाइल ऑपरेशन बेस है। कुछ इतना बड़ा जिसकी तैनाती को पाकिस्तान रात में कर रहा था, छुपा रहा था, और उसकी निगरानी के लिए भी सिस्टम बनाए जा रहे थे। अगले दिन दिल्ली में एक उच्च स्तरीय आपात बैठक बुलाई गई। कमरे में रक्षा प्रमुख, खुफिया प्रमुख और कुछ चुनिंदा रणनीतिक अधिकारी मौजूद थे। कर्नल अरविंद ने पूरी रिपोर्ट रखी। कमरे में गहरी खामोशी फैल गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अगर यह मिसाइल सिस्टम सक्रिय हो गया तो यह हमारी वायुसीमा और सैन्य ठिकानों के लिए बड़ा खतरा होगा। एक अन्य अधिकारी बोले, पाकिस्तान इसे छुपा क्यों रहा है? क्या यह किसी विशेष लक्ष्य के लिए तैयार किया जा रहा है? ब्रिगेडियर ने कहा, यही कारण है कि हमें यह समझना होगा कि यह है क्या, इससे पहले कि वह सिस्टम ऑपरेशनल हो जाए। रक्षा प्रमुख ने गंभीर स्वर में कहा, इस खतरे को बिना युद्ध छेड़े खत्म करना होगा। हमें पूरी सच्चाई चाहिए, और वह भी जमीन से। यह बात कहने में जितनी सरल लगती थी, करने में उतनी ही कठिन। सीमा पार जाकर किसी सक्रिय सैन्य तंत्र को निष्क्रिय करना, वह भी बिना कोई सबूत छोड़े, यह मिशन केवल एक वर्ग कर सकता था। रक्षा प्रमुख ने सभी को समझाया, युद्ध छेड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान इस सिस्टम को बहाना बनाकर बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ सकता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर आक्रामक कार्रवाई का आरोप लगाया जा सकता था। चीन और अन्य देशों के हस्तक्षेप की संभावना थी। भारत की अर्थव्यवस्था पर तत्काल प्रभाव पड़ता। इसके विपरीत, यदि सिस्टम चुपचाप डिसेबल कर दिया जाए तो पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा कि गड़बड़ी कैसे हुई। भारत पर कोई दावा या आरोप नहीं लगाया जा सकेगा। मिसाइल सिस्टम कभी सक्रिय ही नहीं होगा। रणनीतिक बढ़त भारत के पास ही रहेगी। रक्षा प्रमुख ने अंतिम शब्दों में कहा, युद्ध से बचते हुए दुश्मन की क्षमता को समाप्त करना, यही हमारे सैनिकों का वास्तविक कौशल है। यही वह क्षण था जब मिशन की दिशा तय हो गई। मिशन के नाम पर अगले 1 घंटे चर्चा चली। कुछ नाम सुझाए गए, साइलेंट स्ट्राइक, डार्क सिंगल, नाइट एज, लेकिन किसी में वह अर्थपूर्ण वजन नहीं था जिसकी तलाश थी। तभी कैप्टन सविता ने एक बात उठाई, सर, पाकिस्तान अपनी मिसाइल और एयर डिफेंस यूनिट्स को ईगल स्क्वाड के नाम से बुलाता है। अगर हम यह सिस्टम डिसेबल कर देते हैं तो उनकी ईगल यूनिट अंधी हो जाएगी। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद कमरे में मौजूद अधिकारी एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा उठे। रक्षा प्रमुख बोले, तुम्हारा मतलब है ब्लाइंड ईगल? जी सर, कर्नल ने सिर हिलाते हुए कहा, यह बिल्कुल फिट बैठता है। हम उनका ईगल, उनका आकाश सुरक्षा तंत्र अंधा कर देंगे। और इस तरह ऑपरेशन ब्लाइंड ईगल नाम आधिकारिक रूप से तय हो गया। अब बात थी वह टीम चुनने की जिस पर भारत का यह अत्यंत गुप्त मिशन निर्भर करने वाला था। कर्नल अरविंद खुद इस टीम का नेतृत्व करने वाले थे। उन्होंने 6 नाम चुने और हर नाम एक कहानी था। 35 वर्षीय रुद्र भारतीय सेना के सबसे कुशल ऑपरेटिव्स में गिने जाते थे। उनका दिमाग तेज, हाथ स्थिर और निर्णय बिजली की गति से लिए जाते थे। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय गुप्त अभियानों में हिस्सा लिया था। उनकी एक खासियत थी, वे गोलियां चलने से पहले ही मिशन खत्म कर देते थे। उनकी उपस्थिति ही बाकी टीम को आत्मविश्वास देती थी। मीरा एक जीनियस थीं। उनकी उम्र भले ही 28 थी, लेकिन उनके कौशल को दुनिया की शीर्ष सैन्य एजेंसियां भी मानती थीं। वह ऐसे कोड लिख सकती थीं जो सबसे सुरक्षित सैन्य नेटवर्क को भी चुपचाप बंद कर दें। इस मिशन में इलेक्ट्रॉनिक सबोटाज करने की असली कमान मीरा के पास ही थी।
कबीर की एक खास पहचान थी। वे एक ही गोली से किसी भी दूरस्थ लक्ष्य को गिरा सकते थे। उन्होंने एलओसी पर कई कठिन परिस्थितियों में टीम की जान बचाई थी। उनकी निगाहें जैसे कंप्यूटर से भी अधिक स्थिर थीं। नवीन को देश के सर्वश्रेष्ठ एक्सप्लोसिव इंजीनियरों में गिना जाता था, लेकिन इस मिशन में हथियारों का उपयोग प्रतिबंधित था, इसलिए वे एक खास जिम्मेदारी उठाने वाले थे। एक ऐसा ईएमपी डिवाइस तैयार करना जो मिसाइल सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर दे, लेकिन कोई विस्फोट न करे। वली शांत, तेज और बिल्कुल परछाई की तरह काम करते थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज में इतनी चुप्पी होती थी कि दुश्मन के ठीक पीछे जाकर भी उन्हें आहट तक पता नहीं चलती थी। रात के अंधेरे में वली प्रैक्टिकली अदृश्य हो जाते थे। रैना कम बोलते थे, पर उनकी आंखों से कुछ नहीं छूटता था। उनके द्वारा संचालित ब्लैक हॉक माइक्रो ड्रोन दुनिया के सबसे छोटे और सक्षम ड्रोन में गिने जाते थे। इनसे वह दुश्मन की मूवमेंट को हर पल ट्रैक कर सकते थे। कर्नल ने टीम के सभी सदस्यों को मुख्यालय के बैकरूम में बुलाया। कमरा पूरी तरह बंद था, फोन बाहर जमा कराए गए थे और हर सदस्य को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कर्नल अरविंद ने टेबल पर नक्शा फैलाते हुए कहा, हमारा लक्ष्य एक नया मिसाइल सिस्टम है जो अभी निर्माण अवस्था में है, लेकिन बेहद खतरनाक क्षमता रखता है। पाकिस्तान इसे छुपाकर हमारी सीमाओं पर बढ़त हासिल करना चाहता है। उन्होंने नक्शे पर 3 लाल बिंदु लगाए, सेंटर रडार स्टेशन, लॉन्चर प्लेटफॉर्म, कंट्रोल बंकर। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हमें तीनों को ब्लाइंड करना है और इसे ऐसा दिखाना है मानो सिस्टम में खुद खराबी आ गई हो। रुद्र ने पूछा, हम गोली चलाएंगे? कर्नल ने सिर हिलाया, नहीं। अगर एक भी गोली चली, अगर एक भी शव मिला, अगर एक भी गार्ड गायब हुआ, तो पाकिस्तान समझ जाएगा कि हमला हुआ है। यह मिशन है, बिना निशान छोड़े लक्ष्य को समाप्त करना। टीम के चेहरे पर गंभीरता फैल गई। यह केवल मिशन नहीं था, यह भारत के भविष्य की सुरक्षा का प्रश्न था। कर्नल ने 3 मुख्य चरण बताए। चरण 1, घुसपैठ। टीम रात में एलओसी पार करेगी। रास्ता बेहद जोखिम भरा होगा, सिर्फ वे पुराने गड्डियां जिन्हें वर्षों से किसी ने नहीं छुआ। चरण 2, अंदर पहुंचना और निगरानी साइट के आसपास 24x7 पहरा था। टीम को छाया, अंधेरे और इलाके की भौगोलिक संरचना का फायदा उठाकर अंदर पहुंचना होगा। चरण 3, साइलेंट सबोटाज। नवीन ईएमपी लगाएंगे, मीरा कंट्रोल बंकर में कोड ब्लॉक करेंगी, रैना ड्रोन से सुरक्षा मूवमेंट गाइड करेंगे, कबीर स्नाइपर कवर देगा, वली साइलेंसर टैक डाउन के लिए तैयार रहेगा, रुद्र पूरी कमान संभालेंगे और वापसी सुनिश्चित करेंगे। हमारा उद्देश्य दुश्मन को अंधा करना है, कर्नल ने कहा। उन्हें यह पता भी नहीं चलेगा कि वे अंधे हो चुके हैं। कर्नल ने मिशन ब्रीफिंग खत्म करते हुए कहा, यदि पकड़े गए तो सरकार किसी को वापस लाने का दावा नहीं करेगी। आप सब इस मिशन में अकेले हैं, लेकिन याद रखिए, भारतीय ध्वज आपकी हर सांस के साथ होगा। टीम के 6 सदस्य एकजुट खड़े हुए और एक स्वर में बोले, देश के लिए। और इसी के साथ ऑपरेशन ब्लाइंड ईगल आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। पंजाब की सीमा पर उस रात अंधेरा ऐसा घना था कि हर चीज मानो अपनी परछाई में छुप गई हो। पर्वत और जंगल का मेल, ठंडी हवा और धीमी बार बार आती हुई हवाओं की सरसराहट, सब कुछ सन्नाटा और खतरनाक माहौल तैयार कर रहा था। टीम ब्लाइंड ईगल के सदस्य अपने बेस कैंप में जुटे थे, अंतिम तैयारियों में व्यस्त। कर्नल अरविंद ने सभी को एक बार फिर ध्यान से देखा। रास्ता कठिन है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य एक ही है, साइलेंट घुसपैठ और साइट तक सुरक्षित पहुंचना। हर सदस्य ने अपना गियर चेक किया। साइलेंसर वाले हथियार, जरूरत पड़ने पर नाइट विजन गॉगल्स, थर्मल डिटेक्टर स्कैनर, ड्रोन कंट्रोल यूनिट, ईएमपी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। काफी देर तक क्रीक और जंगल के नक्शे देखे गए। रुद्र ने धीमे स्वर में कहा, हम सीधे पहाड़ी ट्रैक से जाएंगे। स्ट्रेटेजिक चेकपॉइंट्स के पास रात के अंधेरे में छुपकर गुजरना होगा। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे का समय है। नीचे सूर्योदय से पहले हमें साइट के करीब होना है। टीम ने पहले दिन ही एलओसी के पास से गुजरने वाले पुराने, कम इस्तेमाल हुए ट्रैक का चुनाव किया। यह रास्ता कठिन था, बीच बीच में नदियां और झरने, ऊंची चट्टानें और ढलान, लगातार पत्थर गिरने का खतरा। लेकिन यही वह मार्ग था जो कम सुरक्षा निगरानी और कम कैमरा कवरेज देता था। कर्नल ने सभी को स्मार्ट तरीके से निर्देश दिया, सिंगल फाइल में चलना ताकि निशान कम पड़े, नाइट विजन चालू, बिना कोई रोशनी, रेडियो म्यूट, केवल हैंड सिग्नल, ड्रोन अग्रिम में। आगे का मार्ग जांचने के लिए टीम धीरे धीरे आगे बढ़ी, हर कदम सावधानी से। पत्थरों पर पैर रखते ही हल्की आवाज आती, लेकिन वली की तेज निगरानी ने हर आवाज को नियंत्रित किया। 2 घंटे बाद टीम एलओसी के पास पहुंची। यह वह जगह थी जहां भारतीय और पाकिस्तानी पोस्ट्स की दृष्टि क्रॉस होती थी। कर्नल ने हाथ उठाकर सिग्नल दिया, स्टॉप।